हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर अपनों ने रूल नंबर 36 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों, रूल नंबर 36 जो था वो था डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन बाई ऑडिट। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, ऑडिट जो है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर देती है तो जो क्या ही अननेसेसरी होती है, राइट। तो उस केस में दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो लोग हैं उनका अलग अलग चैनल होता है, ठीक है। वो हायर ऑफिशियल्स के पास जाके क्या है उस चीज़ की दोस्तों रिटर्न में क्या है उसके बारे में बता सकते हैं, राइट। और दोस्तों, फिर उसका तीनों का अलग अलग चैनल अपनों ने पढ़ा। आर्मी के पास होगी तो उसका अलग चैनल है दोस्तों, नेवी के पास अलग चैनल है, एयरफोर्स का अपना अलग चैनल है, राइट। तो ये दोस्तों 36 नंबर पैरा था। तो आज दोस्तों अपने रूल नंबर 37 से लेके अब इस चैप्टर को अपने कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर है, ये पैरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस। लॉसेस क्या होता है दोस्तों? लॉसेस का मतलब होता है हानि। हानि मतलब दोस्तों क्या होता है? नुकसान, राइट। कोई भी दोस्तों लॉस हो जाए, मेरा लॉस हो जाए, इसका मतलब क्या है? मेरा लॉस हो जाए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? मैंने किसी को पैसे उधार दे रखे थे, उसने वापस नहीं दिए, ठीक है, तो ये मेरा लॉस हो गया, राइट। या दोस्तों कोई मेरा टीवी है या मान लो, या मेरी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, या मेरी बाइक है, या कोई भी दोस्तों ऐसा मेरा पर्सनल एसेट है, वो दोस्तों या तो ख़राब हो जाए, टूट जाए, राइट, तो वो मेरी हानि है, राइट। तो इसी प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट का कोई भी सामान होता है, जो भी स्टोर होता है या दोस्तों कैश से रिलेटेड है, तो वो उसमें दोस्तों अगर हानि हो जाए, स्टोर में कोई हानि हो जाए, दोस्तों गवर्नमेंट व्हीकल्स है, मान लो उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसको बोलते हैं दोस्तों गवर्नमेंट का लॉस, राइट। कोई दोस्तों सामान आया था किसी यूनिट कंसर्न में, राइट, तो वो क्या है दोस्तों, उसका ध्यान नहीं रखा गया, उसको सेफ कस्टडी में नहीं रखा गया और वो दोस्तों ख़राब हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स, उस केस में भी वो भी क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा, यस और नो। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो भी चीज़ें होती है, मतलब जो गवर्नमेंट के पैसे का नुकसान हुआ है, जो पब्लिक मनी के पैसे का नुकसान हुआ है, दैट विल कॉल्ड द लॉसेस, राइट। तो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल जो प्रोसेस अभी जो अपनाया जा रहा है अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो पहले बताऊंगा, फिर दोस्तों अपनी किताबी जो बातें हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कोई भी यूनिट कंसर्न के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो वो क्या करते हैं दोस्तों, उस लॉस की पहले तो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो उस लॉस की पहले तो कैलकुलेशन करेंगे कि कितने का लॉस हुआ है, राइट। फिर दोस्तों उस कैलकुलेशन को करता कौन है? यूनिट कंसर्न करती है, और दोस्तों उस कैलकुलेशन को क्या है, एलईओ के पास भेज दिया जाता है, राइट। तो दोस्तों जो यूनिट जिस लोकल ऑडिट कंसर्न जो उनका एलईओ ऑफिस होगा, लोकल ऑडिट ऑफिस होगा, वहाँ पे क्या है उस कैलकुलेशन को क्या है लेके चले जाएंगे, राइट, येस और नो। इसके बाद देखिए दोस्तों, एलईओ वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर उसकी ऑडिट रिपोर्ट लिखते हैं, राइट। उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर दोस्तों क्या करते हैं वो, एक तो सीएफए की सैंक्शन के बारे में लिखते हैं, राइट। सीएफए की सैंक्शन का मतलब है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी, ठीक है, जो उसकी यूनिट कंसर्न के अंदर मान लो 20 लाख का लॉस है, ठीक है। और दोस्तों किसी यूनिट कंसर्न के अंदर उनका ऑफिसर इंचार्ज जो है, उनकी मैक्सिमम जो रैंक बैठती है वहाँ पे, जो किस रैंक का अधिकारी बैठता है, मान लो लेफ्टिनेंट कर्नल बैठता है, ठीक है, तो क्या उसकी पावर में ये आ रहा है या नहीं 20 लाख का लॉस, ठीक है, ये चीज़ देखना सीएफए का काम है, राइट। मान लो दोस्तों उसकी पावर में नहीं आ रहा, तो वो क्या है उसकी नेक्स्ट हायर ऑफिसर्स जो है, उसकी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो है, मान लो ब्रिगेड में ब्रिगेडियर के पास, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों लॉस क्या है, जितनी ज़्यादा अमाउंट का होता जाएगा उतनी ज़्यादा अमाउंट जो है उस कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी की जो है रैंक बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दोस्तों अमाउंट बढ़ेगा लॉस का, वैसे वैसे आर्मी ऑफिसर की रैंक बढ़ती जाती है, ऑफिसर की रैंक, राइट। ये DFPDS के कुछ शेड्यूल नंबर 21 है, मे बी शायद उसके अंदर ये सारी पावर्स लिखी गई हैं, ठीक है, DFPDS, ठीक है, के अंदर जो है ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई है पावर वाली, ठीक है, किसकी पावर कितने लॉस के लिए यूज़ की जाएगी, किसकी पावर कितने लॉस के लिए रखी जाएगी, राइट। तो दोस्तों क्या होता है, सीएफए और आईएफए के बारे में लिखते हैं, तो दोस्तों सीएफए सैंक्शन देता है, फिर आईएफए की कंकरेंस लेके आनी पड़ती है, राइट। फिर दोस्तों वो यूनिट कंसर्न को क्या है, आईएफए वो डॉक्यूमेंट वापस कर देता है, राइट। तो दोस्तों जिस टाइम पे एलईओ के पास जो लॉस स्टेटमेंट आया था, वो लॉस लेके आए थे, वो अपने क्या है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, राइट, एलईओ ऑफिस के अंदर, लोकल ऑडिट ऑफिस के अंदर, इसको बोलते हैं दोस्तों लॉस स्टेटमेंट रजिस्टर। इसके अंदर दोस्तों उस पर्टिकुलर लॉस के बारे में जानकारी लिखी होगी, राइट। और दोस्तों जब वो सैंक्शन ले आएगा इन दोनों की, सीएफए की, आईएफए की, फिर दोस्तों हम उस लॉस को क्या है राइट ऑफ कर देते हैं। मतलब राइट ऑफ का मतलब क्या है, वो लॉस तब खत्म हो गया, उसका प्रोसेस पूरा खत्म हो गया, राइट। तो दोस्तों ये क्या है, लॉस स्टेटमेंट जो है लोकल ऑडिट ऑफिस के अंदर आते रहते हैं, डेली का काम होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल दूँ दोस्तों, मान लो कोई भी डिपो है जैसे, ठीक है, COD आगरा मान लो जैसे, ठीक है, या और कोई डिपो है, ठीक है, तो उसने दोस्तों किसी
यूनिट कंसर्न उसके डिपेंडेंट जो डिपो को या किसी यूनिट कंसर्न को क्या सामान इशू किया, ठीक है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, वो सामान जो है उसमें से मान लो 50 क्वांटिटी उन्होंने इशू करी, ठीक है, लेकिन दोस्तों रिसीविंग एंड पे ओनली 49 क्वांटिटी ही रिसीव हुई, ठीक है। तो एक क्वांटिटी में क्या है, डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो वो डिफरेंस है दोस्तों, वो कैसे आया, वो सारा उसका पूरा लॉस स्टेटमेंट बनेगा, उसका स्टेटमेंट ऑफ केस बनेगा, राइट। उसकी दोस्तों वैल्यू निकाली जाएगी। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें जो है ये हमारे रूटीन वर्क में होती रहती है, राइट। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों सवाल इससे नहीं पूछा जाएगा, सवाल जो किताब में लाइन लिखी हुई है उससे पूछा जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रैक्टिकल ज्ञान जो है ऑफिस में काम करने के लिए यूज़ आएगा आपको, ठीक है, समझ बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों पेपर पास करना है तो किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा, यस और नो। देखिए दोस्तों 37 नंबर पे, एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर शुड रियलाइज फुली एंड क्लियरली दैट ही विल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू फ्रॉड और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रत्येक गवर्नमेंट अधिकारी, शुड रियलाइज फुली एंड क्लियरली दैट, और दोस्तों प्रत्येक गवर्नमेंट अधिकारी को क्या रियलाइज़ करना है, उसको पता होना चाहिए संपूर्ण तरीके से कि क्या वो पर्सनली उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा अगर कोई गवर्नमेंट के सामान का लॉस होता है। किस वजह से दोस्तों, फ्रॉड से। फ्रॉड का मतलब क्या है, धोखाधड़ी से, या नेग्लिजियंस का मतलब है लापरवाही से, ठीक है। अगर दोस्तों किसी गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के फ्रॉड, धोखाधड़ी या नेग्लिजेंस, लापरवाही से अगर कोई भी गवर्नमेंट के पैसे का नुकसान होता है, गवर्नमेंट को कोई लॉस होता है, तो उसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, ठीक है, नंबर 1 बात। एंड ऑल्सो फॉर एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम fraud or negligence on part of any other government servant to the extent to which it may be shown that he contributed to the loss by his own action or negligence, लापरवाही। और दोस्तों कोई और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, उसने डायरेक्ट दोस्तों फ्रॉड या नेग्लिजेंस के अंदर भाग नहीं लिया, लेकिन अगर उसकी गलती से, उसकी वजह से अगर वो लॉस अगर गवर्नमेंट को हुआ है, तो भी क्या है फ्रेंड्स, उसको क्या है, उसकी गलती मानी जाएगी, राइट। डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका हाथ है उसके अंदर, ठीक है, मतलब उसको करने के पीछे क्या है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। तो उसको भी क्या है दोस्तों, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग राइट ऑफ लॉसेज शैल बी डेल्ट विद प्रॉम्प्टली बाय ऑल कंसर्न्ड। अब दोस्तों राइट ऑफ करना है लॉस को, ठीक है, तो उसको दोस्तों क्या है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, सब जल्दी से जल्दी आपको उनको निपटाना है, ठीक है, उनसे जल्द से जल्द डील करना है। शैल बी डेल्ट विद प्रॉम्प्टली मतलब जल्द से जल्द, डील मतलब उसे डील करना है, ठीक है, कि राइट ऑफ लॉस कैसे होगा, किसकी पावर चाहिए, किसकी अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जल्द से जल्द करनी है, ठीक है। और दोस्तों राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब ऐसे याद रख सकते हो, भविष्य में इसका कोई मूल्य नहीं है। दोस्तों मान लो 1 लाख का लॉस हो गया गवर्नमेंट को, राइट, अगर वो राइट ऑफ हो जाता है तो भविष्य में इसके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, ठीक है, उसका चैप्टर जो है वहीं ख़त्म कर दीजिएंगे, ठीक है। इट इज़ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस दैट डिले इन डीलिंग विद एनी लॉस ड्यू टू फ्रॉड, नेग्लिजियंस, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी बी अवॉइडेड। और दोस्तों किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, कि आपको डिले नहीं करना है भैया, किसी भी लॉस से अगर आप डील कर रहे हो जो कैसे हुआ है, ड्यू टू या तो फ्रॉड से या नेग्लिजेंस से, फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी से, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही से, या कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी बी अवॉइडेड, या कोई भी दोस्तों फाइनेंशियली अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है, मतलब पैसे में कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो उन चीज़ों को क्या है बिना किसी डिले के आपको करना है, राइट। एवरी इंपॉर्टेंट केस शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी एज सून एज पॉसिबल। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है, तो आपको जल्द से जल्द क्या है, आपकी हायर ऑफिशियल्स को उसको इंटीमेट करना है, राइट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग लॉसेज एज इंडिकेटेड बिलो शुड बी रिपोर्टेड टू द PCDA इमीडिएटली दे आर डिटेक्टेड। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी मतलब पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी लॉस होगा, ठीक है, राइट। और दोस्तों पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से लॉस कौन कौन से होंगे, ये पूरा इसके अंदर बताया गया है, ठीक है, इंडिकेटेड बिलो। उनको क्या करना है दोस्तों, जल्द से जल्द जो है PCDA को रिपोर्ट करना है, राइट। तो देखिए दोस्तों A नंबर में क्या है, ऑल लॉसेज ऑफ पब्लिक मनी एंड स्टोर्स ड्यू टू थेफ्ट, फ्रॉड और नेग्लेक्ट इफ वैल्यू एक्सीड्स ₹2000। दोस्तों थेफ्ट, फ्रॉड और नेग्लेक्ट को TFN से याद रखते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों मैं TFN से याद रखता हूँ। थेफ्ट, T से मतलब हो गया थेफ्ट, F से हो गया मतलब फ्रॉड, N से हो गया दोस्तों नेग्लेक्ट। थेफ्ट, फ्रॉड और नेग्लेक्ट, थेफ्ट, फ्रॉड और नेग्लेक्ट, थेफ्ट, फ्रॉड और नेग्लेक्ट, ठीक है, TFN, राइट। ऑल लॉसेज ऑफ पब्लिक मनी एंड स्टोर्स,
दोस्तों पब्लिक मनी और स्टोर का जो भी लॉस होगा जो TFN से हुआ है, अगर उसकी वैल्यू 2000 से ज़्यादा है तो उसको क्या है PCDCDA को इंटीमेट करना है। नंबर 1 फैक्ट ही आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों लॉस स्टेटमेंट, अब दोस्तों अफेक्ट जैसे जैसे आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। कि भी लॉस को रिपोर्ट करना है PCDCDA को, तो TFN से अगर होगा तो कितने वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2000 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये MCQ बन जाएगा। ऑल लॉसेज ऑफ पब्लिक मनी एंड स्टोर्स ड्यू टू अदर कॉजेज इफ़ वैल्यू एक्सीड्स 2000, ठीक है। दोस्तों पहले TFN बोल दिया, ठीक है। अब बोल दिया पब्लिक मनी और स्टोर का लॉस जो अदर कॉज से हुआ वो इसमें भी 2000 अमाउंट, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर भैया 2000 से ज़्यादा का लॉस है तो आपको इंटीमेट करना ही करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इन केसेस ऑफ लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड, अर्थक्वेक और अदर नेचुरल कैलेमिटी विच शुड बी रिपोर्टेड ओनली इफ़ वैल्यू एक्सीड्स 5000। और दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होगा, अगर ये अब ये इसका याद रख लो इसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। वो उसका कैसे होगा, फ्लड से, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया या कोई अदर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो वो अगर 5000 रुपये से ज़्यादा का लॉस हुआ है तो वो PCDCD को रिपोर्ट करना है। 2000, 2000, 5000, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए फ्रेंड्स, ऑल लॉसेस ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एटसेट्रा, ऑल लॉस मतलब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जितने भी लॉस होंगे, राइट, ये तो ईजी है। ऑल लॉसेज ऑफ नेवल एयरक्राफ्ट, शिप्स या सबमरीन्स, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी लॉस होंगे। केस ऑफ अनऑथराइज्ड इश्यू ऑफ कैश इंक्लूडिंग ओवर इश्यू ऑफ पे एंड अलाउंसेज एंड स्टोर्स एंड अनऑथराइज्ड इश्यू ऑफ रेलवे वारंट, क्रेडिट नोट, कंसेशन वाउचर्स एक्सेट्रा और लॉस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने ओवर पेमेंट कर दी किसी की, ठीक है, ओवर इशू ऑफ पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी PCDCD को बताना है। या दोस्तों कोई स्टोर 5 ऑथोराइज था 7 कर दिया, ठीक है। या कोई दोस्तों रेलवे वारंट आपने दे दिया। वारंट दोस्तों क्या होता है, वारंट दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के जो लोग हैं उनको एक फैसिलिटी दी गई है, ठीक है, कि कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी उनको परफॉर्म करनी है तो वो क्या करते हैं दोस्तों, उनको रेलवे के अंदर क्या है फ्री यात्रा करने की सुविधा मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों कई तमाम तरीके के नियम हैं, कई प्रकार के दोस्तों वारंट होते हैं। अकेला बंदा जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए अलग वारंट मिलेगा। अगर कोई टीम के साथ जा रहा है तो उसके लिए दोस्तों पार्टी वारंट मिलता है, ठीक है। उसके दोस्तों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। और दोस्तों इस पे पूरी एक किताब हमारी बनी हुई है TR की, ठीक है, ट्रैवलिंग रेगुलेशंस पे, तो उसके हिसाब से दोस्तों उनको क्या है पर जर्नी परफॉर्म करनी है। क्रेडिट नोट हुआ दोस्तों, कंसेशन वाउचर, कंसेशन वाउचर भी दोस्तों वही है CV। इसके अंदर क्या है दोस्तों, कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट पे करती है और कुछ हिस्सा इंडिविजुअल को क्या है पेमेंट करना पड़ता है, राइट। और दोस्तों आजकल जो है वारंट और ये कंसेशन वाउचर का पूरा जो सिस्टम है वो टिकटिंग पे क्या है, टिकटिंग पे क्या है, ये दोस्तों शिफ्ट हो गया है। पहले क्या है ऑफलाइन ये चीज़ें होती थी, वारंट यूनिट से दोस्तों ऑथोराइज्ड सिग्नेचर करवा के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बंदा क्या है रेलवे के अंदर जाता था, तो रेलवे के अंदर दोस्तों क्या करते थे उसकी टिकट बुक कर देते थे उस वारंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन दोस्तों आजकल क्या है टिकटिंग हो रही है, ठीक है। टिकटिंग में दोस्तों क्या है एक फिक्स अमाउंट जो है IRCTC के अंदर जमा करवा दिया जाता है। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने अकाउंट कोड के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो मतलब एक फिक्स अमाउंट उसके अंदर जमा करवा दिया, तो वो क्या है दोस्तों डिफेंस की जैसे जैसे रेलवे टिकट बुक होती है वो सारा क्या है एडजस्टमेंट होता रहता है, ठीक है। यहाँ से पैसा निकल के डिफेंस से पैसा निकल के क्या है रेलवे के अंदर जाता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके अंदर बता दी। इरेगुलरिटीज इन द मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड स्टोर अकाउंट्स, दोस्तों कैश और स्टोर अकाउंट्स है इसके अंदर उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई इरेगुलरिटी है, ठीक है। नॉन मेंटेनेंस या इन प्रॉपर मेंटेनेंस है कि एंड मेल प्रैक्टिस इन द अकाउंट, ठीक है, अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, पैसे में रिलेटेड कोई गड़बड़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो क्या है दोस्तों PCDCD को रिपोर्ट करनी है, ठीक है। पहले क्या पड़ा दोस्तों 2000 और 5000, ठीक है। TFN से दोस्तों 2000, TFN से अलग कोई हुआ तो 2000, ठीक है। और दोस्तों नेचुरल कैलेमिटी से आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो 5000। फिर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर पढ़ लिए, नेवी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली, ओवर इशू ऑफ पेमेंट पढ़ लिया, ठीक है। और दोस्तों नॉन मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड स्टोर अकाउंट पढ़ लिया, ठीक है। एनी इरेगुलरिटी या लॉस इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, मॉनेटरी वैल्यू और कॉज एज मेंशन्ड अबव, प्रेजेंटिंग अनयूजुअल फीचर्स और डिस्क्लोजिंग डिफेक्ट्स इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इसके अंदर दोस्तों क्या बोल दिया, एनी इरेगुलरिटी और लॉस, एनी इरेगुलरिटी और लॉस इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, दोस्तों कोई भी लॉस होता है, कोई भी इरेगुलरिटी होती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, मतलब किसी भी टाइप की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू और कॉज एज मेंशन्ड अबव, या तो दोस्तों पैसा इसमें शामिल हो या कॉज हो जो ऊपर लिखा हुआ है। प्रेजेंटिंग अनयूजुअल फीचर्स और डिस्क्लोजिंग डिफेक्ट्स इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और दोस्तों क्या है मॉनेटरी वैल्यू शामिल हो या नहीं हो, ठीक है, किसी भी टाइप की इरेगुलरिटी हो, राइट, कोई भी अनयूजुअल फीचर या कोई डिस्क्लोजिंग डिफेक्ट्स हो उसके अंदर रूल्स या प्रोसीजर के अंदर दोस्तों, तो इस प्रकार की जो भी लॉसेस होंगे वो भी क्या है आपको PCDCD को क्या है इंटीमेट करने हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों G नंबर तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलिए,
नेक्स्ट देखिए दोस्तों 2 नंबर में क्या दिया गया है, द रिपोर्ट्स शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड शुड बी फर्निश्ड इन डुप्लीकेट्स। दोस्तों कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा है, जो लॉस स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट बनेगी तो उसके अंदर क्या है, ये सारे जो लाइनें बताई गई है, ये सारे जो टॉपिक बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए कोई भी रिपोर्ट अगर लॉस स्टेटमेंट की बनती है, राइट। तो ए नंबर में है नेचर ऑफ इरेगुलरिटी और लॉस, तो किस प्रकार का लॉस है, किस प्रकार की इरेगुलरिटी, उसका नेचर पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दोस्तों बी नंबर पे पीरियड इन्वॉल्व, किस पीरियड के अंदर हुआ है, ठीक है, टाइम पीरियड तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स अफेक्टेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। मोडस ऑपरेंडी ऑफ द फ्रॉड इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, दोस्तों किसी ने जानबूझ के अगर कोई फ्रॉड किया है तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ठीक है, उसने किस कार्यप्रणाली से किया है, उसके पीछे उसकी क्या वजह रही होगी, ठीक है। हाउ डिटेक्टेड, आपको भैया पता कैसे चला कि यार लॉस हुआ है, ठीक है। वेदर एन इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड, अगर कोई इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, एंड इफ़ सो, अगर हुई है तो विद व्हाट रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं, और वेदर सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, और ये भी बताइए कि भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन ले ली है या नहीं ली, फॉर नॉट होल्डिंग ए कोर्ट और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, राइट। और दोस्तों कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या बोर्ड गठित नहीं हुआ है तो उसकी सैंक्शन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दे दी है या नहीं दे दी, तो वो सारी चीज़ें जो भी क्या है वो भी आपको मेंशन करनी है, ठीक है। वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन इज़ प्रपोज्ड टू बी टेकन एंड इफ़ डिस, और पूछ लिया दोस्तों कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है या नहीं लिया, या इज़ प्रपोज्ड टू बी टेकन, या लेने वाले हो डिसिप्लिनरी एक्शन किस पे दोस्तों, जिसके ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, राइट, किसकी, लॉस की। इफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन टेकन द नेचर ऑफ इट, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन आपने ले लिया तो किस नेचर का है वो, माइनर पेनल्टी है, मेजर पेनल्टी है, ठीक है। तो तमाम तरीके की दोस्तों पेनल्टी होती है, तो उनमें से कौन सी है। एंड नेम्स एंड डेजिग्नेशंस ऑफ द इंडिविजुअल अफेक्टेड, और दोस्तों कौन कौन से लोग जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, उनकी रैंक और उसके नाम जो है अफेक्ट हुए हैं उस लॉस की वजह से, उस डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से, उन सारों की डिटेल भी क्या है आपको रिपोर्ट के अंदर देनी है, ठीक है। रेमेडियल मेजर टेकन टू अवॉइड रिकरेंस ऑफ द इरेगुलरिटी, दोस्तों मान लो आज मेरे पास कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो आगे से मुझे क्या ध्यान रखना है कि वो लॉस क्या है बार बार रिपीट ना हो, तो उसके लिए क्या रेमेडियल मेजर हैं, क्या क्या दोस्तों उपचार हैं आपके पास, राइट। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है रिपोर्ट के अंदर। एनी अदर यूजफुल डिटेल्स, और कोई भी उस केस से रिलेटेड, उस लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई डिटेल है तो वो भी आपको क्या है दोस्तों डिस्कस करवानी है, यस और नो। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसने बता दिया कॉपी ऑफ द रिपोर्ट रिसीव्ड बाय द PCDCDA विल बी फर्निश्ड बाय PCDCDA टू द लोकल स्टेशनरी ऑडिट अथॉरिटीज़ ऑल्सो, ठीक है। तो दोस्तों जो PCDCDA के पास जो रिपोर्ट आएगी उसको क्या है लोकल स्टेशनरी ऑडिट अथॉरिटीज़ को क्या है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, राइट। अगला देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ डिसिप्लिनरी एक्शन इन कनेक्शन विद, अगर दोस्तों कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, पैसे से रिलेटेड अगर कोई गबन होता है, कोई फ्रॉड होता है, कोई नेग्लिजेंस होती है, तो उस केस के अंदर दोस्तों डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे, राइट। तो वो कौन कौन से होंगे, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। 38 में देखिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन इज़ इन केसेज ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ रेस्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड अल्टीमेटली विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले दोस्तों जिम्मेदारी किसको दी गई है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन आपको लेनी है। अनुशासनात्मक कार्यवाही दोस्तों, इसको बोलते हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही, ठीक है। वो सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे, ठीक है, जो एडमिन के लोग होंगे दोस्तों, जिनके पास दोस्तों एडमिन की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो अधिकारी होंगे, राइट, उनके पास होंगी, और अल्टीमेटली दोस्तों किस पे जाके रेस्ट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो एक तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, दीज अथॉरिटीज़ विल इन्फॉर्म द ऑडिट ऑफिसर्स कंसर्न्ड ऑफ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय देम, और दोस्तों ये जो अथॉरिटी है ऑडिट ऑफिसर्स को भी क्या है इंटीमेट करेगी कि कौन सा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। इफ़ एनी पर्टिकुलर केस इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू टेक एडिक्वेट एक्शन, द रीजंस वाई दिस हैज़ नॉट बीन पॉसिबल बी इंडिकेटेड, और दोस्तों कोई पर्टिकुलर केस के अंदर अगर डिसिप्लिनरी एक्शन आप नहीं ले सकते तो उसके रीजंस भी क्या है दोस्तों बताए जाएंगे, ठीक है। तो इजी बात है। इन अदर वर्ड्स सफिशिएंट फैक्ट्स शुड बी गिवन टू सेटिस्फाई ऑडिट दैट व्हाटएवर एक्शन वाज रीजनेबल और पॉसिबल हैज़ बीन टेकन, और दोस्तों दूसरे शब्दों में क्या है, जो जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना था और वो नहीं लिया गया तो उसके क्या है सफिशिएंट रीज़न आपके पास होने चाहिए, ठीक है। दैट विल बी इंटीमेटेड टू द ऑडिट अथॉरिटीज़, राइट, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इंसिडेंस ऑफ पे एंड अलाउंसेस, राइट। दोस्तों पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड कुछ बातें दी गई है। 41 में देखिए, एन ऑफिसर मस्ट ड्रॉ हिज टोटल पे एंड अलाउंसेस फ्रॉम द डिपार्टमेंट इन विच ही इज सर्विंग, ठीक है। दोस्तों सिंपल सी लाइन दे दी कि भैया जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो आप, वही तो आपको तनख्वाह देगा, वही तो आपको पे एंड अलाउंसेस देगा।
दोस्तों मैं डीएडी में काम कर रहा हूँ, राइट, तो मुझे क्या है, मेरा डिपार्टमेंट डीएडी मुझे पे एंड अलाउंसेस देगा। मैं दोस्तों सीएजी में काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या है, सीएजी वाले देंगे। सीजीए में काम कर रहा हूँ तो मुझे सीजीए वाले देंगे, राइट। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कर रहा हूँ तो दोस्तों फाइनेंस वाले देंगे, ठीक है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों, वही क्या है, मुझे तनख्वाह देगा। फ्रॉम विच ही इज़ एब्सेंट ऑन लीव, राइट। तो दोस्तों दो चीज़ें दे दी, एक तो क्या है कि कोई ऑफिसर है वो अपनी पे ड्रॉ करेगा क्या, पे एंड अलाउंसेस किस डिपार्टमेंट से जिसमें सर्व कर रहा है, ठीक है। या दोस्तों दूसरा बोल दिया ही इज़ एब्सेंट ऑन लीव, या जिस डिपार्टमेंट से वो छुट्टी पे गया है, ठीक है। तो ईजी सी बात थी, ये मुझे समझ में आई। अगला देखिए दोस्तों, बट द पे एंड अलाउंसेस ऑफ एन ऑफिसर परमानेंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज टू सिविल ड्यूटी। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार डेपुटेशन पे चले जाते हैं, ठीक है, या हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है डिफेंस सर्विसेज से सिविल ड्यूटी पे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारे सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर द पे एंड अलाउंसेज ऑफ एन ऑफिसर परमानेंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज टू सिविल ड्यूटी विल बी पेड बाय द सिविल डिपार्टमेंट, सेंटर और स्टेट, ठीक है। तो ईजी सी बात है भैया, जिस डिपार्टमेंट में काम करेगा वही तो तनख्वाह देगा, ठीक है। तो इसमें कोई याद करने वाला झंझट नहीं है, राइट। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हम उसमें चकरा जाते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया, ये तो मेरा पढ़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, राइट, तो उस केस में क्या है, हम चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों डिफेंस सर्विसेज से सिविल में गया तो उसके पे एंड अलाउंसेस तो क्या करेंगे दोस्तों, सिविल डिपार्टमेंट ही करेगा, सेंटर का हो भले स्टेट का हो। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही गिव्स ओवर चार्ज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज ड्यूटी, मतलब जिस डेट से दोस्तों डिफेंस सर्विसेज का चार्ज छोड़ा, सिविल ड्यूटी का चार्ज लिया, उस दिन से सिविल ड्यूटी उनकी जो है, सिविल डिपार्टमेंट जो है उनकी तनख्वाह देगा, उनके पे एंड अलाउंसेस देगा, ठीक है। व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिविल टू डिफेंस सर्विसेज ड्यूटी हिज पे एंड अलाउंसेस विल सीज टू बी पेएबल इन द सिविल डिपार्टमेंट, सेंटर और स्टेट। अब दोस्तों सिविल से डिफेंस में आ गया तो उसके पे एंड अलाउंसेस विल सीज, मतलब बंद हो जाएंगे, कहाँ से, सिविल डिपार्टमेंट से। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही रिलिंक्विशेस चार्ज ऑफ दी सिविल ड्यूटी, जिस दिन से दोस्तों उसने रिलिंक्विश किया है, मतलब छोड़ा है चार्ज किसका, सिविल ड्यूटी का, ठीक है। तो इजी बात है दोस्तों, डिफेंस से सिविल में गया तो भैया सिविल वाले पेमेंट करो, और सिविल से डिफेंस में आया तो दोस्तों भैया डिफेंस वाले क्या है, पेमेंट करो उसकी, ठीक है। तो इजी बात है। दिस रूल इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू द केस ऑफ एन ऑफिसर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द डिफेंस सर्विसेज टू अनदर, दैट इज़ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। दोस्तों अगर इनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है, आर्मी वाला नेवी में, नेवी वाला एयरफोर्स में, एयरफोर्स वाला नेवी में, ठीक है, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर वो जाते हैं तो उस केस के भी अंदर दोस्तों आर्मी से मान लो नेवी में चला गया तो फिर नेवी वाले तनख्वाह देंगे, क्योंकि नेवी वालों का दोस्तों क्या है, अलग है हमारा डिपार्टमेंट, उनकी पे एंड अलाउंसेस मेंटेन करता है। नेवी वाला एयरफोर्स में चला गया तो क्या है, एयरफोर्स वाले उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये ईजी सा पैरा था दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस। अभी दोस्तों प्रीवियस पैरा के अंदर जो अपने हैं पे एंड अलाउंसेस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब कर रहे हैं दोस्तों ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस। ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस का मतलब है मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाऊं, ठीक है, टू परफॉर्म गवर्नमेंट ड्यूटी, राइट। देन द पे एंड अलाउंसेस विल बी गिवन बाय माय पेरेंट डिपार्टमेंट, माय बोरोइंग डिपार्टमेंट, और यू कैन से द बोरोइंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दोस्तों उनसे रिलेटेड जो ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस जो है, मेरे आने जाने का जो खर्चा होगा, मेरे जाने का खर्चा होगा या आने का खर्चा होगा, वो कौन पे करेगा, ठीक है। तो वो सारी जो नियम है इसके अंदर बताए गए हैं। द transit pay and allowances both ways of an officer whose services are lent by the defense services to the civil department, center of state and vice versa। अब क्या कर रहा है दोस्तों, ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस की बात है। अब दोस्तों इसको याद कर लो, ऐसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा ये, ठीक है, सवाल। ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस है किसका दोस्तों, दोनों रस्तों का, ठीक है, या तो जा रहा है या आ रहा है कोई भी ऑफिसर, ठीक है, या तो डिफेंस से सिविल में जा रहा है, सिविल का दोस्तों डिपार्टमेंट सेंटर या स्टेट कोई भी हो सकता है, या दोस्तों वाइसा वर्सा, यानी सिविल से डिफेंस के अंदर आ रहा है, शुड बी चार्ज टू द बोरोइंग डिपार्टमेंट। दोस्तों बोरोइंग डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, मान लो मेरा यहाँ पे डिफेंस था, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, सिविल है, ठीक है, राइट। तो दोस्तों बोरोइंग डिपार्टमेंट कौन होगा, जिस डिपार्टमेंट में वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जा रहा होगा तो बोरोइंग डिपार्टमेंट कौन हो गया, ये हो गया। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आएगा तो बोरोइंग डिपार्टमेंट कौन सा, ये हो गया, ठीक है। तो मतलब जो भी बोरोइंग डिपार्टमेंट होगा दोस्तों, जिसकी तरफ आ रहा होगा, मैं इसको ऐसे याद रखूँगा कि जिसकी तरफ आ रहा होगा, जिसकी तरफ ड्यूटी ज्वाइन कर रहा होगा, जिसकी तरफ ड्यूटी ज्वाइन कर रहा होगा, वह डिपार्टमेंट क्या है, उसके ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस क्या है दोस्तों, पे करेगा, ठीक है। दिस प्रिंसिपल विल ऑल्सो अप्लाई टू द ट्रैवलिंग अलाउंसेस इवन इन केसेस वेयर द ऑफिसर लैंड टेक्स
लीव ईदर बिफोर ज्वाइनिंग द बोरोइंग डिपार्टमेंट और बिफोर रीजॉइनिंग द लेंडिंग डिपार्टमेंट। अब दोस्तों क्या है, कई बार क्या होता है, मैं अगर ज्वाइनिंग टाइम अवेल करता हूँ, ठीक है, मान लो दोस्तों मेरा डिपार्टमेंट ए ये है, बी ये है, ठीक है, तो अगर मैं ए से बी में जा रहा हूँ, राइट, तो दोस्तों मेरा जो ट्रैवलिंग अलाउंस है मेरा वो क्या है, अगर मैं ज्वाइनिंग टाइम भी मेरा अवेल कर रहा हूँ, मैं छुट्टी ले रहा हूँ, ठीक है, इसके दे दिया लीव्स ईदर, अगर छुट्टी भी ले रहा है तो भी दोस्तों ये प्रिंसिपल क्या है, अप्लाई होगा कि मतलब मैं बोरोविंग मेरा बी है तो मेरा बी अब करेगा, मान लो बी से ए में आ रहा हूँ तो भी मैं छुट्टी लेके आ रहा हूँ तो मेरा बोरोविंग कौन हो गया दोस्तों, ए हो गया, तो वो क्या करेगा दोस्तों, ए वाला उसको ये करेगा, इसकी पेमेंट करेगा, राइट। पहले दोस्तों पे एंड अलाउंसेज पढ़े थे, अब ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेज में पढ़ रहा हूँ, राइट। द इंसिडेंस ऑफ ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेज एंड ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंसेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स। दोस्तों ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस और मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ठीक है दोस्तों। ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस है और ट्रैवलिंग अलाउंस जो है इसमें माइन्यूट सा फ़र्क हो सकता है, कई बार दिन को मैं एक जैसा ही मानता हूँ, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों ट्रांसफ़र का, उसके अंदर मान लो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट आ गई मेरी, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं मान लूँ। ट्रांजिट पे एंड अलाउंस के अंदर जितना मेरा खर्चा हुआ, ठीक है, मेनली दोस्तों हमें टीए और डीए बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं जा रहा हूँ कहीं पे मेरा, तो मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, मेरी टिकट का खर्चा, और दोस्तों डीए मेरा जो रुकने का, अकोमोडेशन का और मेरे खाने पीने का खर्चा है उसको टीए डीए बोला जाता है, ठीक है। कंबाइन रूप से आप दोस्तों इसको ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेस बोल दो या ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस बोल दो, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर आप कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट दे दो जो मेरी बेसिक तनख्वाह की 80% होती है, ठीक है, राइट। ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु प्रोसीड्स ऑन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉरेन एम्प्लॉयर टू अनदर विदाउट रिवर्टिंग टू द गवर्नमेंट सर्विस। दोस्तों एक फॉरेन सर्विस से दूसरे में जा रहा है और वो गवर्नमेंट सर्विस में वापस नहीं आ रहा, ठीक है, शैल बी बोर्न बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर टू हुम द एम्प्लॉय प्रोसीड्स ऑन ट्रांसफ़र। इसके अंदर भी दोस्तों जिस फॉरेन एम्प्लॉयर को वो ड्यूटी देगा, राइट, तो वो क्या है, उसके पे एंड अलाउंसेज जो है, उसके ट्रांजिट पे एंड अलाउंसेज जो है वो सारे जो क्या है बियर किए जाएंगे, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। आगे देखिए दोस्तों, नोट दिया गया है, द वर्ड अलाउंसेज इन दिस रूल इंडिकेट्स ट्रैवलिंग अलाउंसेज, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस को इंडिकेट करता है। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द पे ऑफ एन ऑफिसर हु रेलिंक्विश मतलब छोड़ना डिफेंस सर्विसेज को ड्यूटी फॉर परमानेंट सिविल ड्यूटी। दोस्तों कोई भी डिफेंस सर्विसेज का बंदा है वो रेलिंक्विश करता है, अपनी डिपार्टमेंट छोड़ता है परमानेंट सिविल ड्यूटी के लिए इन द फोरनून। अगर वो सुबह छोड़ेगा दोस्तों तो क्या होगा, उसके जो अलाउंसेस हैं विल बी चार्जेबल टू द सिविल डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ स्टेट फॉर दैट डे। अगर दोस्तों मैं सुबह छोड़ के चला जाता हूँ मान लो फोरनून के अंदर, ठीक है, तो क्या है मेरा डिफेंस से लेना देना खत्म हो जाएगा, तो मेरा जो सिविल डिपार्टमेंट होगा उससे मैं चार्जेबल करूँगा सारी चीज़ें, ठीक है, वो चार्जेबल होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ द ऑफिसर रिलिंक्विशेस डिफेंस सर्विसेज ड्यूटी इन द आफ्टरनून, अगर दोस्तों मैं दोपहर में छोड़ता हूँ, ठीक है, हिज पे एंड अलाउंसेस फॉर दैट डे विल बी चार्जेबल टू द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, ठीक है। तो दोस्तों अगर सुबह छोड़ता हूँ तो सिविल वाले के, अगर दोपहर बाद छोड़ता हूँ तो मैं क्या है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से मुझे खर्चा दिया जाएगा, एंड वाइसा वर्सा। इन द केस ऑफ एन ऑफिसर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिविल टू परमानेंट डिफेंस सर्विस ड्यूटी, ठीक है। तो दोस्तों पहले बोल दिया डिफेंस से सिविल में, अगर आफ्टरनून में जाएगा तो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट करेगा, और दोस्तों सिविल से डिफेंस में आ रहा है, अगर आफ्टरनून में जाएगा तो सिविल डिपार्टमेंट उसका पेमेंट करेगा, राइट, इजी बात है दोस्तों। अगला चलिए, लीव एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। दोस्तों छुट्टी और पेंशन का कंट्रीब्यूशन के बारे में एक दो लाइनें दी गई है, 42 नंबर में देखिए, द लीव एंड पेंशन कंट्रीब्यूशंस एंड देयर रिकवरी इन रेस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स लेंट ऑन फॉरेन सर्विस शैल बी रेगुलेटेड बाय द फंडामेंटल रूल्स। तो दोस्तों क्या है, फंडामेंटल रूल्स हैं जो लीव के, पेंशन के, ठीक है, लीव और पेंशन के जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो मूलभूत जो नियम हैं, उनसे द्वारा क्या है रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो और दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर नहीं लिखी गई। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज 43 में है, नो इंक्रीज इन द फिक्स्ड रेट ऑफ पे ऑफ ऑफिस और एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिशमेंट्स विल बी मेड विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों इंक्रीज़ नहीं कर सकते, किसके अंदर, फिक्स्ड जो आपको पे एंड अलाउंसेज मिल रहा है, रेट्स ऑफ पे ऑफ ऑफिस और एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो क्या है दोस्तों, आपको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट की, ठीक है। नो इंक्रीज इन द फिक्स्ड रेट्स ऑफ पे ऑफ ऑफिस और एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिशमेंट विल बी मेड विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए अगर आपको इंक्रीज़ करना है फिक्स पे में। नॉर इज़ द हेड ऑफ एन ऑफिस इज एट लिबर्टी टू रेगुलेट सैलरीज बाय गिविंग वन पर्सन मोर एंड अनदर लेस, ठीक है। और दोस्तों कोई भी ऑफिस का हेड है उसको भी लिबर्टी नहीं दी गई है, राइट, उसको छूट नहीं दी गई है कि वो रीएडजस्ट कर सके सैलरी को, राइट, कि एक बंदे को भैया ज़्यादा दे दे और दूसरे को क्या है कम दे दे। देन द सैंक्शन पे ऑफिस अपॉइंटमेंट, राइट,
और टू डिस्ट्रीब्यूट द पे ऑफ एन एब्सेंटी अदरवाइज देन एज प्रोवाइडेड इन द सिविल सर्विसेज रेगुलेशन। तो दोस्तों ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज का क्या है, पहले का दोस्तों थोड़े से नियम दिए गए हैं, राइट। आज के टाइम पे दोस्तों क्या है, सब ऑनलाइन पेमेंट जो प्रोसेस है हमारा ऑनलाइन पेमेंट का, वो हर जगह है, ठीक है। सैलरी दोस्तों ऑनलाइन ही हमारे खाते में आती है, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों जितना जिसको ऑथोराइज है उतना ही दोस्तों उसको पे बिल्स बनेंगे, उतने ही उनको सैलरी जो है दी जाएगी, राइट। तो ये हुआ दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, राइट। और इसके 4 या 5 चैप्टर करके दोस्तों इसके MCQs डिस्कस करेंगे, ताकि सारी चीज़ें अपने वापस रिवाइज हो जाए, राइट। क्योंकि दोस्तों कोई भी बुक है उसके 6 से 7 चैप्टर जो होते हैं शुरुआती मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, राइट। वो अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो हमारी पूरी किताब का 50 से 60% हिस्सा हम कवर कर लेते हैं, राइट। और दोस्तों मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, हमारे 200 वीडियो जो हैं, ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा, राइट, दोपहर तक या शाम तक, तो ये 200 वीडियो जो 200वां वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दोस्तों इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।